हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर हूँ। स्वागत है आप सभी का वीडियो लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो लास्ट सेशन में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करके आ चुके थे। मैंने आपको कहा था कि एक और सेशन में अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट होगा, तो बस वो ही अपन को आज करना है। थोड़ा सा रिवाइज अगर हम लास्ट वाले सेशन का करना चाहें तो सुनिएगा ज़रा। मैंने आपको ये बताया था कि हमने ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी। मैंने आपको लास्ट समरी एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा पता रहे इस चीज़ का। देखना एक बार के लिए, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में 50% बॉन्ड के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड बोले थे, जिसमें मैंने स्ट्रॉन्ग अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे बहुत अच्छे से स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, है ना। तो अभी वीक बॉन्ड पे हमारा फोकस था और वीक बॉन्ड में मैंने आपको दो बॉन्ड्स बताए थे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था मैंने आपको, और सेकेंड बॉन्ड मैंने आपको बताया था वॉन डर वाल फोर्सेज या वॉन डर वाल बॉन्ड्स। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बताए थे मैंने आपको, यानी इनमें बेसिकली कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है ना। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होते हैं, ट्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं ये लोग, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना वॉन डर वाल बॉन्ड्स करते हैं। तो हमने फोकस कहाँ किया हुआ था, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट किया हुआ था, देन फिर वॉन डर वाल स्टार्ट करेंगे अपन, देन फिर अपना पूरा का पूरा जो बॉन्ड का सारा सिस्टम है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों ना हो, चाहे वो वीक बॉन्ड क्यों ना हो, फिनिश होगा, यानी अपन खत्म कर चुके होंगे उस चीज़ को। तो समझना ज़रा। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ इस तरीके की बातें की थी कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटर होती है और इंट्रा होती है, ठीक है ना। एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने लास्ट टाइम पे आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर सामने वाला बोले इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और अगर बोले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक और एक अलग हाइड्रोजन बॉन्ड हम वहाँ पे शो कर रहे हैं। इसका इतना सा ही मतलब है बस, दैट्स इट। यानी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होना इंट्रा बोला जाएगा, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या देखो या तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, अलग अलग मॉलिक्यूल हो, है ना, उसमें आप करा दीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या अलग अलग मॉलिक्यूल ना हो कि सेम मॉलिक्यूल हो पर अलग, वैसे बेसिकली अलग अलग हो, है ना। तो या तो सेम ले लीजिए मॉलिक्यूल या डिफरेंट ले लीजिए, पर दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो फिर आपको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बस इसी के ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आपको एक या दो एग्जांपल देके फिनिश किया था वो लेक्चर कि हाँ भैया इतना ही रखते हैं अपन इसको, और थोड़ा सा अपन बाद में देखेंगे इसको। तो मुझे आज आपको डिफरेंट इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल देने हैं। बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये लोग दिखाते हैं, तो एक एक करके अपन दोनों को पढ़ेंगे, साथ में कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, है ना। तो देखिएगा ज़रा, इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का, समझना ज़रा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। देखो भाई, तो मैंने स्टार्ट में ये चीज़ बताई कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो, अपने को पता है कि दो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने स्टार्ट किया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझना ज़रा। देखिए, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs when polar hydrogen and electronegative atom present in the same molecule, है ना। यानी कि ये कब होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, जब पोलर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन तो होना ज़रूरी है। हम ये तो कह कर आए थे ना कि भाई एक जी एटम है एक जेड एटम है, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, पर वो जी एटम जो है या तो वो सेम मॉलिक्यूल में ही हो या फिर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो, इससे आपका टाइप डिस्क्राइब हो जाएगा। तो मैंने उस जी एटम के बारे में ही बात की है, पर उससे पहले ये भी तो हो कि भाई पोलर जो एच जिसको बना कर आ रहे थे, जिस पर हम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डालकर आ रहे थे और कह कर आ रहे थे कि जितना इसका पार्शियल पॉजिटिव इंक्रीज होता जाएगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो यही सब बातें हमारे बीच हुई थी। तो यही मैंने कहा कि पोलर एच है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब वो भाई
चाहे वो ऑक्सीजन हो जाए, चाहे वो फ्लोरीन हो जाए, चाहे वो ये नाइट्रोजन हो जाए, है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से उसके साइड में जो प्रेजेंट हो वो उसी मॉलिक्यूल में हो तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाएगा। यहाँ मैं शो कर देती हूँ इस चीज़ को कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने बोला है यहाँ पे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, ये तीन तो है ही है और कोई और भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन भी हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो ये सारी बातें हमने की हैं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये तो कि भाई एक ही मॉलिक्यूल में होना है सारा काम, सिस्टम आपको एक ही लेना है, उसी में ही पोलर हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए, उसी में ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए, वहीं आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और उसी को ही क्या बोला जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाएगा। इतनी सी बात है ये तो, है ना। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल से अपन समझेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से हम शो करने वाले हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। देखना ज़रा, है ना, क्योंकि तभी समझ पाएंगे, बेसिकली तभी समझ पाएंगे जब हम दिखाएंगे कि किस तरीके से फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखना भाई, ये आपका एल्डिहाइड है और ये बेंजीन पे लगा है तो बेंजल्डिहाइड हुआ, और यहाँ इसके ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको हाइड्रोक्सी नाम दिया। तो इसका पूरा जो आईयूपैक नाम है वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसमें अपने को दिखाना है कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इंटर हो रहा है या इंट्रा हो रहा है, और अगर इंट्रा, वो तो दिख भी रहा है कि इंट्रा में लिखा है तो इंट्रा ही हो रहा है, पर इंट्रा किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे देखना ज़रा। मैंने कहा कि ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका जेड जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है होना चाहिए, इसके पास ही जो एटम है वो भी ऑक्सीजन है जो कि हाइड्रोजन से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। और ये हमने एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की, है ना। तो इस तरीके से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है। तो देखना ज़रा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये तो। आपको तो बस एक चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन जो है वो पोलर है, वो भी उसी मॉलिक्यूल में हो, जैसे इस मॉलिक्यूल में पोलर हाइड्रोजन है प्रेजेंट, और साथ में उसका जो जी एटम है वो साइड वाला जो है जिसके साथ कोई नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन ही है, बस कोई बॉन्डिंग इंट्रैक्शन नहीं है, है ना। बॉन्डिंग इंट्रैक्शन तो इसके साथ है, इसके साथ तो नॉन बॉन्डिंग है, यानी ट्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो वो वाला, जो दूसरा वाला जी एटम है, यानी ऑक्सीजन एटम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, कुछ भी हो, वो साथ ही प्रेजेंट हो, पर बिल्कुल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात, एक ही सिस्टम में करा कर आ रहे हैं हम ये, है ना। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखना ज़रा सेकेंड एग्जाम्पल, पहले भी कर चुके हैं, वापस लिया है सेकेंड एग्जाम्पल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए भैया, ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है, तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन पर लगा हुआ है, बेंजीन पर लगा हुआ है OH, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिखाएगा। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिल रही है यहाँ पे। देखना, देखो एक बार देखो, ये आपका हाइड्रोजन रहा, ठीक है, पोलर हाइड्रोजन है ये आपका, ये रहा, और ये आपका ऑक्सीजन जेड एटम रहा। इसके पास वाला कोई एटम है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ बिल्कुल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे? क्या बिल्कुल शो कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये यहाँ पर इन दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे शो की। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई जाती है। ये इसका ही टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है और उसी सिस्टम का पूरा ये परफॉर्मेंस चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, है ना। तो देखो ज़रा सेकंड वाले एग्जाम्पल्स पर आते हैं, कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर निकल डाइमेथिल ग्लाइकोजिमेट। यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। देखो भाई, ये जो एक कंपाउंड का नाम है, ये बेसिकली एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके क्लास 12 का चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो निकल डाइमेथिल ग्लाइकोजिमेट वहाँ बनता है। यहाँ पर रिंग का बेसिकली थोड़ा रोल रहता है। किस तरीके से क्या है कि देखना ज़रा, मैंने कहा पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें देखेंगे अपन, तो है ना। तो देखो एक बार देखो कैसे बन रहा है यहाँ पर। मैंने कहा हाइड्रोजन, हाँ ये रहा, यहाँ पर भी है, हाँ है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे।
क्या ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे? बिल्कुल शो करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। मॉलिक्यूल तो सेम ही है, सेम ही मॉलिक्यूल यानी सेम ही सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टेंडेंसी होती है किलेट रिंग को फॉर्म करने की। तो ये जो DMG है, इसका शॉर्ट नेम जो होता है वो DMG होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है ये। तो जो DMG है ये फॉर्म करता है, रिंग बेसिकली फॉर्म करता है। तो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर 4 रिंग आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और ये भाई फोर्थ, ठीक है। 2 6 मेंबर रिंग है और 2 4 मेंबर रिंग है। देखो ज़रा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये इधर वाला और इधर वाला यानी सेकंड और फोर्थ वाला 5 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो भैया निकल डाइमेथिल डाइऑक्सीमेट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कमाल का एक कंपाउंड है जिसमें कमाल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। यहाँ पे सेम ही सिस्टम में हो रही है, सेम ही मॉलिक्यूल में हो रही है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोली जाएगी ये तो, है ना, ठीक है। और कितने कमाल की बात है, किलेट रिंग फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके किलेट अपने आप में एक स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो ये जो कंपाउंड है वो बेसिकली किलेट रिंग फॉर्म कर रहा है। तो क्यों करवा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर? तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ कराते हैं तो बेसिकली किलेट कंपाउंड तो है ही जो कि रिंग बनाता है बेसिकली, है ना। तो किलेट कंपाउंड है, साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कंपाउंड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको मिलती है जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म होती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। नॉट लास्ट बट फोर्थ एग्जाम्पल जो है क्लोरल हाइड्रेट। पहले तो थोड़ा समझिए इस चीज़ को कि क्लोरल बेसिकली क्या होता है, देखना ज़रा, सुनना। देखो भैया, एक तो होता है कंपाउंड क्लोरल CCl3CHO, ये क्लोरल है। क्लोरल कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल शो नहीं होती है, पर क्लोरल हाइड्रेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाती है। और बेसिकली ये भी एक तरीके का किलेट रिंग बनाता है यहाँ पे, पर यहाँ किस तरीके से शो हो रही है देखना। देखो ज़रा, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, कोई इसके साथ में, हाँ ये तो जेड एटम में चला जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन ये भी जेड एटम में ही चला जाएगा। अब जी एटम ढूंढना है अपने को। देखो जी एटम किस तरीके से देखने को मिलेगा, आप देखते हैं इस चीज़ को। क्लोरीन जो है वो जी एटम का काम कर सकता है, बिल्कुल यहाँ भी क्लोरीन है, जी एटम का काम कर सकता है। हाइड्रोजन से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है क्लोरीन, तो कर सकता है जी एटम का काम ये तो, बिल्कुल। तो क्या बना लेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे? बिल्कुल बना लेंगे भाई, क्यों नहीं बनाएंगे। देखो कमाल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पे, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट बेसिस पे भी पूछा जाता है कि क्लोरल जो है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, उस सिस्टम में तो हाइड्रोजन बॉन्ड परफॉर्म नहीं करता है, पर क्लोरल हाइड्रेट में तो हाइड्रोजन बॉन्ड परफॉर्म हो जाता है, शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और बेसिकली एक किलेट रिंग भी बना रहा है यहाँ पे। तो भाई एक तो ये फर्स्ट वाली रिंग हो गई, सेकेंड वाली रिंग हो गई, बढ़िया स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे। तो क्लोरल हाइड्रेट जो है वो शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अकेला क्लोरल शो नहीं करता, ठीक है ना। और जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है स्टेबिलिटी बढ़ी जाती है उसकी। देखिए फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, पर सल्फेट आयन यानी HSO5-। यहाँ पर किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहे हैं, पहले तो मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर सल्फेट आयन का, है ना, ताकि हम बना पाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। देखो भाई, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका जेड है, ये आपका जी आ गया, और यहाँ पर इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो पर सल्फेट आयन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बड़े ही आराम से, बिना किसी परेशानी के साथ। देखिए सिक्स एग्जांपल देखते हैं अपन, एसिटो एसिटिक एस्टर जो कि इनॉलिक फॉर्म बेसिकली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। देखना ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो एसिटो एसिटिक एस्टर का बनाया है, जहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका जेड एटम है, ये आपका जी एटम है, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है बड़े ही आराम से। तो देखो इसको एसिटो एसिटिक एस्टर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन कुछ और एग्जांपल्स के साथ। देखो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पढ़ लिया था, जहाँ भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो दिखा रहा था। अभी जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का लेने जा रहे हैं। इसमें करा ही क्या है मैंने, देखो भाई मैंने तो इसमें करा है कि ऑर्थो है ना, जहाँ पहले नाइट्रो लगाया था मैंने, वहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, दैट्स इट। तो वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था, ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल हो गया। देखो तो यही ऑर्थो पोजीशन इसका, जहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया है, और ये आपका हाइड्रोजन एटम,
ये आपका जेड एटम, ये आपका जी एटम, और फर्स्ट क्लास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये यहाँ पर शो कर रहा है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। देखना ज़रा, ये सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, और ये जो इसका मेन है COOH का फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन आपका, ये जेड एटम, ये जी एटम, और इनके बीच में कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो होगी। ये जो लास्ट टाइम पे अभी अपन ने किया था, ये देखना एक बारी, कहाँ गया ये, एक सेकेंड, यस दिस वन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल्डिहाइड, इसको सैलिसिल एल्डिहाइड एसिड भी बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड एसिड भी बोलते हैं। भैया एल्डिहाइड लगा हुआ है इस पे, तो सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड भी दिखा रहा है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सैलिसाइलिक एसिड भी दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों के दोनों ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं बड़े आराम से। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं अपन, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हुए। देखिए मैंने यहाँ पर नोट में आपके सामने ना दो तरीके के एसिड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट एसिड जो मैंने रखा है वो मैलिक एसिड रखा है, सेकंड रखा है मैंने फ्यूमेरिक एसिड रखा है। अपन इसका स्टेबिलिटी देखते हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। देखना ज़रा, मैंने दोनों के स्ट्रक्चर्स बना दिए, ये मैलिक का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये फ्यूमेरिक का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। यहाँ मैंने डिफरेंस देखा है कि दोनों COOH और COS जो हैं वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो सेम साइड पर हैं, और यहाँ पर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो डिफरेंट साइड पर है। यानी एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है अभी। देखिए तो यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि भाई एसिड है जो कि H+ निकाल देता है, आराम से बाहर निकालता है, तो मैंने एसिड का H+ निकाला, क्योंकि मोस्ट एसिडिक H यही है, मोस्ट एसिडिक H यही है, तो मैंने H+ बाहर निकाला। ये कन्वर्ट हो गया ये एसिड कॉन्जुगेट बेस में, यानी कि मैलिक एसिड जो ये पूरा था एक H+ बाहर निकालने के बाद कन्वर्ट हो गया, अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ। वैसा ही चीज़ यहाँ हो रहा है। ये फ्यूमेरिक एसिड था जो कि ट्रांस पोजीशन में था, मैंने यहाँ पर H+ बाहर निकाला और ये कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेट बेस में। दोनों के दोनों इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हुए। अब सोचना ये है या क्वेश्चन ये है कि दोनों के कॉन्जुगेट बेस में से ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका था, यानी कि अगर क्वेश्चन में बोलूँ तो मेनली मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में एसिडिटी किसका ज़्यादा है, एसिडिक नेचर किसका सबसे ज़्यादा है ना। तो देखो ज़रा क्या डिफरेंस आता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम होने के बाद भी किस तरीके का डिफरेंस आता है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट करी है हमने और कुछ नहीं करा है। देखिए अगर मैंने मैलिक एसिड में से एक H+ बाहर निकाल दिया तो मेरा ये स्ट्रक्चर मिला मुझे, यानी ये वाला H+ बाहर निकाला था मैंने और यहाँ पर O- आया। भाई H+ के बेसिस पर बाहर निकालेंगे तो ये जो माइनस चार्ज है छोड़ के जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ कर गया है और H+ के बेसिस पर बाहर निकला है, तो O पर जो है वो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। देखो तो यहाँ H+ बाहर निकला, O पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने बढ़िया फर्स्ट क्लास कॉन्जुगेट बेस बना दिया है। ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये आपका जेड एटम, ये आपका जी एटम, और एक यहाँ पर इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, बना ली भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली इसने, तो ये इसने बनाई है भाई, ये तो इसने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है, क्योंकि देखिए ना सिस्टम भी सेम है, उसी सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है H+ बाहर निकाल के। पर ये फ्यूमेरिक का क्या हिसाब किताब है देखो ज़रा, तो फ्यूमेरिक में भी हमने यही किया कि हमने H+ निकाल दिया। अब चाहे वो तो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया H+, वापस से उसने कॉन्जुगेट बेस बना लिया भाई अपना, COO- बना लिया। पर क्या फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के तरह ही यानी एकदम वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा क्या? देखना ज़रा, कहीं से पॉसिबिलिटी लग रही है क्या यार? कहाँ से लग रही है? देखो मुझे तो कहीं लग नहीं रही है। ये हाइड्रोजन है, ये C है, यहाँ पर ये O- है, तो ये तो इस तरीके से नहीं बना पा रहा है, डिफरेंट साइड में है वैसे भी, तो यहाँ तो किसी भी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर नहीं होती है, बना नहीं पाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो मैलिक एसिड में तो प्रेजेंट है, परफॉर्म हो रहा है,
फिमैरिक में परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि मोर एसिडिक दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि इसका मैलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये वाला, ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अगर एसिडिक नेचर की बात करी जाए तो वो मैलिक एसिड का ज़्यादा होगा फिमैरिक एसिड से। मैंने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है मोर एसिडिक बेसिस पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो देखना ज़रा, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इस चीज़ को देखना। आया भी हुआ है ये मैलिक और फिमैरिक का केस, बेसिकली केस ही है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो केस है इस तरीके से देखा जाए तो। देखो देखते हैं अपन अगला कैरेक्टर देखते हैं। देखो तो कुछ पॉइंट्स इस तरीके से भी लेते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो इंट्रा में होती है और एक इंटर में होती है तो डिफरेंट तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा अपन एक पॉइंट बेस पे ले लेते हैं। जैसे कि अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा में अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो दोनों बढ़ जाते हैं यानी इंक्रीज होते हैं, पर इंट्रा में ये डिक्रीज हो जाते हैं। वहीं सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है, अगर वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर होता है इंटर में यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है इंट्रा में। और विस्कोसिटी जो है, मोर विस्कस होता है कहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूलर में, और लेस विस्कस जो होता है वो कहाँ पे होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर में। तो विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है वो कि भैया इंटर में ज़्यादा है इंट्रा में ज़्यादा है, तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बता सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो देखना ज़रा, आगे चलते हैं अपन थोड़ा। देखो सेकंड पार्ट लेते हैं अपन। यहाँ पर हमने फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इंट्रोडक्शन किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसके डिफरेंट फैक्टर्स बताए थे, इसको पूरा का पूरा ड्रॉ करके बताया था कि भैया ये जी एटम है, ये जेड एटम है, दोनों के बीच इस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो रहा है, इस पर डिफरेंट तरीके का ये पार्ट लग रहा है, ये पार्शली नेगेटिव है या पार्शली पॉजिटिव है, कौन इंक्रीज होगा तो कैसे स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद इसके फैक्टर इफेक्टिंग भी बताए थे अपन ने। तो ये सब बातें हमारे बीच हो चुकी हैं, तो इसलिए मैंने आज के लेक्चर में डिफरेंट एग्जाम्पल डाले हैं इंट्रामॉलिक्यूलर के और इंटरमॉलिक्यूलर के, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कर चुके हैं अपन, इंटरमॉलिक्यूलर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर के। बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल में किस तरीके से मैंने आपको अभी बोला था वो थोड़ा समझना है ना। देखो ज़रा, देखो इट इज़ फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम और डिफरेंट कंपाउंड, यानी कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होता है। अब वो मॉलिक्यूल जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल एक ये होगा, एक ये होगा। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक बहुत ही फटाफट से एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे देखिए, हम इंट्रा करवा रहे थे उसी सिस्टम में, उसी मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल था, एक ही मॉलिक्यूल में चल रहा था सारा का सारा हिसाब किताब, है ना। इंटर में डिफरेंट मॉलिक्यूल मस्ट है, होने ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर सेम नहीं होंगे तो फिर वो इंट्रा में ही चला जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, अब वो कंपाउंड जो लिया गया है ये या तो सेम हो, जैसे H2 में करा लो भैया, ये देखो, या फिर करा लीजिए H2 और ROH में, यानी कि अल्कोहल और वाटर में। तो देखो मैंने यहाँ एक चीज़ समझाई आपको, देखिए ज़रा, देखिए अगर मैं H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाऊंगी तो देखना कुछ इस तरीके से होगा। देखो भाई, देखो पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, और ये तो है ही पार्शियली नेगेटिव, और ये फटाफट से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी 2 वाटर मॉलिक्यूल में। देखो तो सेम मॉलिक्यूल तो डिफरेंट है पर कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूल तो डिफरेंट है पर कंपाउंड सेम है यहाँ पर, है ना। और यहाँ देखो एक बारी इस तरफ देखो, अल्कोहल और वाटर में देखना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो तो 2 डिफरेंट है पर कंपाउंड सेम है, यहाँ सॉरी कंपाउंड डिफरेंट है, एक तरफ अल्कोहल है एक तरफ वाटर है, कंपाउंड डिफरेंट है। वहाँ कंपाउंड सेम थे, मॉलिक्यूल यहाँ पर भी डिफरेंट है, 2 ही लिए गए हैं, वहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए गए थे, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल हैं पर एक अल्कोहल का है एक वाटर का है। ये डिफरेंस आप समझिएगा। देखिए तो देखो ये का मॉलिक्यूल जहाँ हमने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करी बहुत ही आसानी से, देखना
डेंसिटी ऑफ वाटर का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, समझना क्या किस तरीके से मैं समझाती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने इसको इसी वाटर मॉलिक्यूल में हम इंटरमॉलिक्यूलर दिखा रहे हैं, तो मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर का जो टॉपिक है वो भी इसी में ही इंक्लूड कर दिया है, तो इसी में ही अपन को समझना ज़रूरी है इस चीज़ को। देखो तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर किस तरीके से अपन करने वाले हैं, देखना पहले मेरी बात सुनो इस चीज़ में। देखो सुनो, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो होगी। अभी आप ये बात करके आ चुके हैं कि इंटर दिखाता है और इंटर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाते हैं। ठीक है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है ये, है ना। अब इस केज लाइक स्ट्रक्चर में हमको डेंसिटी और वॉल्यूम बेसिकली देखना है, तो मैंने 3 तरीके के सिचुएशंस यहाँ पर लिए हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के बेस पे। देखना, फर्स्ट सिचुएशन मैंने लिया है आइस का। मैंने कहा 0 डिग्री पर आइस है भैया, टेम्परेचर 0 डिग्री लिया हुआ है, आइस का डेंसिटी कम होता है 0 डिग्री पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो वॉल्यूम जो दिख भी रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, देखो ज़रा, काफ़ी वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, हमने सिचुएशन में क्या किया, जो ये 0 डिग्री टेम्परेचर है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपका, इसको इंक्रीज़ करा थोड़ा सा हमने। अब ये तो बढ़ेगा थोड़ा, जब ये बढ़ेगा तो देखो भाई बहुत सिंपल बात है, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने लग जाती है। जो आपके डीएनए के डीएनए आ रहे हैं ना, डीएनए के जो एडेनिन और थाइमिन के जो बॉन्ड्स बने होते हैं ना, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली बने होते हैं, ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर भी बेसिकली ब्रेक हो सकता है ना। तो टेम्परेचर, कहने का मेरा जो कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगे। तो ये जो केज स्ट्रक्चर है ना, ये आपका ये वाला, यहाँ पर भी डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने हुए हैं। तो भैया जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से केज लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर भी ब्रेक होगा। केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था तो फर्स्ट क्लास वॉल्यूम दे रहा था, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास इंक्रीज वॉल्यूम था इसका। पर जब ये केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो फिर वॉल्यूम जो है वो तो कम होने लगेगा। फिर तो भाई अरे जब स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो रहा है तो वॉल्यूम भी तो कम होने लगेगा ना। पहले केज था, अब तो टूट जाएगा तो ओपन में चला जाएगा, तो वॉल्यूम कम होने लगेगा, डेंसिटी बढ़ने लगेगी। तो पहले वाले सिचुएशन में जब आइस पे था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो डेंसिटी कम था, वॉल्यूम ज़्यादा था। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लग गया, केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक होने लग गया, तो भैया वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक फिक्स टेम्परेचर पे इसको रख देते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर पे, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी जो है वो सबसे मैक्सिमम होती है। इसको अच्छे से देख लेना, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेसिस पर कि 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का डेंसिटी कब मैक्सिमम होता है। वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, देखो। और वॉल्यूम जो है वो सबसे मिनिमम होता है कब, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर मैंने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, अब वाटर कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जो डेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगी, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देखना 0 डिग्री पर जब आइस था तब भी डेंसिटी कम था, वाटर में भी डेंसिटी कम है। पर अगर मैं दोनों का ही कंपैरिजन करूं, समझना इस बात को, बड़ी छोटी बात है ये, कि आइस का जो डेंसिटी है यहाँ पर भी कम है और वाटर का डेंसिटी भी वहाँ पे कम है। पर दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, आइस का और वाटर के डेंसिटी का दोनों का कंपैरिजन करूँ, तो वाटर का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है आइस से। ठीक है ना, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है आइस से, दैट्स वाई जो आइस है वो फ्लोट करती है पानी में, है ना। आइस अगर ऊपर है तो फ्लोट करता है पानी में, क्योंकि डेंसिटी जो है वो कम है वाटर से इसका। ठीक है, तो ये चीज़ है, कम तो दोनों के ही है, बेसिकली इसका भी कम है उसका भी कम है, पर अगर दोनों में भी कंपैरिजन किया जाए तो किसका कम है, उस बेस पर अपन ने ये चीज़ बोली है। ठीक है, अच्छा तो देखो ज़रा, मैं एक कंक्लूजन यहाँ पर दूँ तो कि भाई 0 डिग्री पर डेंसिटी कम, वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ाया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, डेंसिटी थोड़ा बढ़ी, 4 डिग्री पर लेकर गए, डेंसिटी मैक्सिमम है 4 डिग्री पर वॉल्यूम तो मिनिमम चला गया, थोड़ा और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम जो ये है इंक्रीज़ हुआ और ये डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई। फाइनल जो एक कंक्लूजन निकल कर आया कि 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम, और डेंसिटी अगर कंपेयर करें वाटर का और इसका आइस का तो वाटर का ज़्यादा होता है डेंसिटी, दैट्स वाई जो आइस है वो फ्लोट करती है पानी में। ठीक है, ओके।
तो थोड़ा आगे चलते हैं कि कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आता है इससे पूछा गया है ये। देखिए अल्कोहल और वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन कर चुके थे आराम से। यहाँ पे HF का देखते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। पहली बात तो भैया 1D स्ट्रक्चर में HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, 1D 2D 3D, तो 1D स्ट्रक्चर में दिखाता है, 1 डायमेंशनल में दिखाता है ये HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पे ड्रॉ किया है इस चीज़ को, देखिएगा ये HF कुछ इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, ऐसा चलती है ना, तो जिग जैग में चलती है भैया, जिग जैग स्ट्रक्चर बना देता है ये, है ना, जिग जैग स्ट्रक्चर बनाता है HF। और इंटर दिखाता है, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं पर कंपाउंड तो सेम ही है, HF एसिड में ही चल रहा है ना। फोर्थ स्ट्रक्चर देखिए आप, इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर इन गैसियस स्टेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो डाइमर के फॉर्म में रहता है गैसियस बेसिस पे। क्यों रहता है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कंपाउंड स्टेबल कर देती है आराम से, इसीलिए। तो ये देखो CH3COOH और CH3COOH दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं पर सेम कंपाउंड है, डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं बिकॉज ऑफ, पीछे से फोर्स कौन सा काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम कर रहा है। ठीक है, देख लो ये चीज़ है, तो याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स काम कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, देखिए लास्ट नोट देखिए एक बारी, KHF2 स्टेबल है और एग्जिस्ट करता है, पर ये बाकी के जो इसके 3 है वो तो नहीं करते। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, KHF2 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पाया जा रहा है, स्टेबल है, नेचर में पाया जा रहा है, पर KHCl2 नहीं पाया जा रहा, KHBr2 नहीं पाया जा रहा, KHI2 नहीं पाया जा रहा। क्यों है ऐसा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और अभी अभी जस्ट पढ़कर आए हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड 1D के साथ एकदम बढ़िया जिग-जैग स्ट्रक्चर, क्योंकि H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ कमाल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का, है ना। और अपन ये चीज़ पढ़कर आ चुके हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया बनेगी भाई, है ना। देखो इधर देखो, तो KHF2 स्टेबल है बिकॉज एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ K प्लस और HF2 माइनस में ब्रेक करेंगे इसको, तो HF2 जो है, HF2 माइनस जो है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देगा, बढ़िया बनाएगा, है ना, जिससे ये तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के बाद स्टेबिलिटी की तरफ अकर होगा, मिल जाएगी इसको स्टेबिलिटी। पर KHCl2, KHBr2, KHI2 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं पाई जाती है, बस KHF2 में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, दैट्स वाई वो मिल रहा है अच्छे से, स्टेबली कंडीशन में वो चीज़ मिल रही है अपने को। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अब शुरू करते हैं अपन वॉन डर वाल फोर्स। अब इससे पहले वाले में अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड का पार्ट देखा था, है ना, तो जस्ट उसके बाद अपन ने वॉन डर वाल शुरू किया है ना। तो देखो ज़रा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डर वाल फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस हैं अपने, है ना, दोनों को साथ ही पढ़ना है अपने को। तो एक बार अपन ने कम्प्लीटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म किया अच्छे से, एग्जाम्पल वगैरह पूरा इंटर कर आके, अभी अपन वॉन डर वाल पर स्टिक है, वॉन डर वाल पर फोकस करते हैं। देखना वॉन डर वाल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह ही एक वीक फोर्स है ना, बिल्कुल नॉन बॉन्डिंग अट्रैक्शन बेसिस पे चलता है। किस तरीके का चलता है देखना, एक तो थेरेटिकल बेसिस पे बात करी जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, होल्ड 2 and more मॉलिक्यूल टुगेदर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा उसको बोला जाता है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये वीक फोर्स है और 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में पाया जा रहा है, सेम में ही नहीं पाया जा रहा। अब इसके डिफरेंट टाइप है, इसमें काम आने वाला है बेसिक की जो अपना वो है डाइपोल मोमेंट वाला। आप याद कीजिए, मैंने आपको डाइपोल मोमेंट से पोलर, नॉन पोलर, पोलैरिटी वगैरह सब चीज़ें देखनी सिखा रखी हैं। आप वॉन डर वाल फोर्स तभी स्टिक कर पाएंगे तब आपको किसी भी मॉलिक्यूल का पोलैरिटी पता करना आता होगा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट ही डाइपोल मोमेंट से बेस है यहाँ पे, है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड जो वो पोलर है कि नॉन पोलर है, तभी डाइपोल मोमेंट के एग्जाम्पल्स अपने को समझ में आ पाएंगे, है ना। तो देखो एक बार के लिए देख लेते हैं अपन, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। These are weakest chemical forces and can be following types, यानी कि इसके 5 टाइप है अपने पास। पहला टाइप देख लीजिए, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन,
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्सिव फोर्स भी बोलते हैं। एक नाम इसका फिफ्थ वाले इंटरेक्शन का ये है, और डेफिनेटली दूसरा नाम जो है वो लंदन फोर्स है और डिस्पर्सिव फोर्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेज जो अपन को पढ़ने हैं अभी आगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा स्ट्रेंथ देख लेते हैं इनका कि कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो आयन डाइपोल ये जो इंटरेक्शन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, देन लीस्ट जो है वो लंदन वाला चला जाएगा। तो अभी ऐसा कह दूं क्या मैं कि पूरे वीक फोर्स में वॉन डेर वाल खुद वीक फोर्स, और पूरे वॉन डेर वाल में सबसे वीक फोर्स है लंदन फोर्स यानी डिस्पर्सिव फोर्स, यानी ये इंस्टेंटेनियस वाला फोर्स। सही बात है ये चीज़। तो लंदन फोर्स जो होता है वो सबसे वीक होता है एंटायर बॉन्ड्स में, पूरे में। स्टार्ट करते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखना ज़रा, अब आयन देखो नाम में ही काम छुपा है वॉन डेर वाल फोर्सेस का, तो अपने को ज़्यादा उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को, तो नाम में काम छुपा है। अपने को पता है आयन कैटायन या एनायन चलेगा अपना यहाँ पर, ठीक है। डाइपोल, डाइपोल यानी कि पोलर होना चाहिए, ये कंडीशन मेरे को पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है ये दो लोगों के बीच हो रहा है, ये हो रहा है आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच। अब कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन पोलर है, ये सब बातें तो डाइपोल मोमेंट में अच्छे से कर आ चुके हैं अपन, है ना। फिर भी किसी ने अगर नहीं देखा है डाइपोल मोमेंट का लेक्चर तो उस वाले लेक्चर को खोल के देखिए, वहाँ पर मैंने पोलैरिटी का पूरा हिसाब किताब समझा रखा है। डिफरेंट एग्जाम्पल ट्राई करें अपन ने वहाँ पे, पता नहीं कितने ही सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने पोलर और नॉन पोलर समझाने के लिए आपको, है ना। तो अगर कहीं से भी थोड़ा सा छूटा है तो वहाँ से देख सकते हैं आप पोलर नॉन पोलर का हिसाब किताब। तो मैंने कहा आयन और पोलर के बीच में ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, यानी कि आयन से यहाँ पर मैंने लिया Na+ और डाइपोल में पोलर से लिया HCl। HCl पोलर है, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमाल का डिफरेंस है, तो पोलैरिटी आई है इसमें, तो पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी को ही बोला जाएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। सेकंड लेते हैं अपन यहाँ पर, देखना जरा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब डाइपोल आ चुका है भाई, डाइपोल मतलब पोलर का बोला है इसने, आयन डाइपोल मतलब आयन पोलर, डाइपोल अट्रैक्शन मतलब पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला इंटरेक्शन जो है वो डाइपोल अट्रैक्शन बोला जाएगा। अब HCl ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फॉर्म जो हो रहा है उसको डाइपोल अट्रैक्शन बोला जा रहा है। थर्ड लिया हमने आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का समझना ज़रा कि आयन तो आयन ही है ना, कोई सा भी आयन ले लीजिए आप, तो कोई सा आयन ले लीजिए, पर इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है कि अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लिया जा रहा है वो पोलर ना होकर नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है उसमें, नॉन पोलर। इंड्यूस कर दिया है डाइपोल आपने उसका, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन का बेसिस मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि H2 है, N2 है, Cl2 है, F2 है, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं आपके, है ना। तो देखो जिनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लगभग कंप्लीटली ज़ीरो ही माना जाएगा, जैसे H2 के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़ीरो ही माना जाता है ना। देखना, देखो इधर मैंने लिया आयन और नॉन पोलर, तो आयन में मैंने Na+ ले लिया, नॉन पोलर में मैंने H2 ले लिया है भाई यहाँ पर, और पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बोला जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं अपन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाला। डाइपोल का मतलब तो वही है भैया, पोलर आ गया, और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब नॉन पोलर आ गया। जैसे कि मैंने कहा कि तो सेम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तो नॉन पोलरिटी में चले जाएंगे, तो पोलर में मैंने लिया HCl, नॉन पोलर में लिया Cl2, और दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्शन हुआ जनरेट, इसको बोला गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोला गया, ठीक है। फिफ्थ जो ले रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो फिफ्थ के ना 3 नाम है बेसिकली, तो इंस्टेंटेनियस वाला है ना, और दूसरा है डिस्पर्जन फोर्स भी उसको बोलते हैं, और लंदन फोर्स भी इसको बोलते हैं। तीनों नामों में लिखा सकता है भाई, तीनों ही याद रख लेंगे एक बार के लिए, लंदन ज़्यादा दिख जाता है आपको, है ना। तो डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स बेसिकली याद रखिएगा कि लंदन फोर्स जो लगता है वो नॉन पोलर में ही लगता है, यानी कि ऐसा अट्रैक्शन जो कि दो नॉन पोलर ही मॉलिक्यूल हो वहाँ पे, जैसे N2 ले लिया, H2 ले लिया, F2 ले लिया, Cl2 ले लिया, है ना। तो ये H2 मॉलिक्यूल, ये H2 दोनों के बीच में पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव फर्स्ट क्लास अट्रैक्शन जा रहा है, पर बशर्ते देखा जाए तो बाकियों के कंपैरिजन में सबसे वीक फोर्स में काम करता है लंदन फोर्स आपका, है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये होगा टाइप्स ऑफ
फोर्सेस, जो ये इंटरेक्शन हमने करवाया है आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, लंदन फोर्स के बीच का, इनके रेडियाई से जो रिलेशन है वो समझा रहे हैं हम। थोड़ा सा देखना एक बार के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स तो देख लिए ना अपन ने। अब डिफरेंट टाइप्स देखने के बाद इंटरेक्शन देखने जा रहे हैं वर्सेस रेडियाई के बेसिस पे, यानी किस तरीके का रेडियस को मतलब इफेक्ट करता है इसको, इंटरेक्शंस को। तो आयन आयन जो इंटरेक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी रेडियाई के। ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये थ्राइस के प्रोपोर्शनल है, ये 4 के है इसके पावर के, और ये 6 पावर के प्रोपोर्शनल है लंदन फोर्स जो है। तो इस तरीके से ये डिफेंड करता है इसको। अगर इनका स्ट्रेंथ देखा जाए तो वही फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन सेकंड है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है, सबसे वीक जो है वो लंदन ही जाएगा। आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकता है ये, इन रेडियाई के साथ का रिलेशन पूछ सकता है, तो रिलेशन आपने को याद रखना है, ठीक है। देखो एक चीज़ और ये भी पूछी जाती है कि एक फैक्टर बेसिस पे कि वंडर वॉल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर को, जैसे मॉलिक्यूलर वेट इफेक्ट कर देता है इसको अगर इसका मतलब किसी भी जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ता है, वंडर वॉल फोर्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाता है ना। तो अगर कल को पूछा जाता है अपन से कि 4 दिए जाते हैं अपने को कि बताइए निम्न से किसका वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा है, तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा है, जिसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा उसका, और फिर जब तीनों चीज़ ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए, पर एक फैक्टर अपने को याद रखना है ब्रांचिंग का। देखो जहाँ अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पर सामने वाला क्वांटिटी इंक्रीज होता है ना, तो फिर ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर कम हो जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर वेट के तो बढ़ेगा वीएफ, पर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वीएफ कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप मॉलिक्यूल में ब्रांच बढ़ाते जाएंगे, कार्बन का चेन मान लीजिए बढ़ाते जाएंगे, तो उतना ही ये वॉन डेर वाल फोर्सेस कम होता चला जाएगा आपका, है ना। तो देखो ये मैंने नोबल गैसेस ले ली हैं आपकी, साइज बढ़ता जाता है अप टू डाउन जाने पर तो वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा। हेलोजेंस लिए हैं, साइज बढ़ता है वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा कि साइज बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वॉन डेर वाल फोर्स कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग थे वॉन डेर वाल फोर्स के। तो दैट्स इट, अपन यहाँ तक रखते हैं आज, है ना। तो आज अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट पढ़ा है और वॉन डेर वाल फोर्स यानी कि वीक फोर्सेस अपन ने एकदम ख़त्म कर दिए हैं। तो वीक फोर्सेस के क्वेश्चन लगाइएगा, बड़े ही आराम से लगेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है बेसिकली, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, याद हो जाएगा, 2-3 बार रिवीजन डालिए, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं अपने को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ के बेसिस पर स्टार्ट करेंगे, फिर अपन कंपाइल करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन।